Hello everyone. Today we start class 11th math. First of all, मैथ शुरू करने से पहले अपन कुछ एक बातें करेंगे बेसिक के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल यदि आपका मैथमेटिक्स क्लियर है तो मैथ में आई होप कि आगे कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज आप फंडामेंटली वीक हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। इसलिए अपन कुछ एक फंडामेंटल मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल मैथ्स देखते हैं। फंडामेंटल मैथ्स होता क्या है? फंडामेंटल मैथ्स में अपन बात करेंगे तो फंडामेंटल होता क्या है? बेसिकली ये कि आप जो भी चीजें रूट की जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं वो सारी चीजें आप जान रहे हैं तो आपका फंडामेंटल सही है। बोला जाएगा कि हाँ जी आप फंडामेंटली क्या है, सही है। अदरवाइज आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल नहीं याद है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, सेट थ्योरी क्या होता है, लॉग क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप एक बार इसे चेक, अपना जो ग्राफ है वो चेक कर लें कि आपकी ग्रिप कैसा है, आपका ग्रिप कैसा है सब्जेक्ट पर और बेसिक चीजों पर। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पहले तो आप जा करके अपना क्लास 9th और 10th, क्लास 9th एंड क्लास 10th, ये दोनों चीजें आप अपना रिवाइज कर लें अच्छे से। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बोले तो अच्छे से मतलब अच्छे से, ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज नहीं पढ़ा, वो नहीं याद है, ऐसे नहीं होता। वैसे इतना कम से कम एटलीस्ट आप लॉग आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और आप कुछ एक की पॉइंट्स हैं जो मैथ में आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट की पॉइंट आप क्या करें कि मैथ जब भी पढ़ें, जब भी आप अपना लेक्चर ओपन करें या फिर कहीं से भी कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, आप मैथ रीड नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, राइट करना है। तो आप बोलेंगे कि राइट करेंगे, मैथ रीड नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो चीजें आपको फॉलो करनी होंगी, आप हमेशा एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो भी पढ़े उसको लिखते रहे, तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा की पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पेन और ब्रेन आपका दोनों चलना चाहिए। ठीक है, पेन एंड ब्रेन, ये दोनों चीजें आपको मैथ्स में चलानी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं वो कर सकते कि केवल ब्रेन चला करके आप मैथमेटिक्स सीख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप पेन और ब्रेन दोनों को चलाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं। अब क्या, एक ही फंडा है मैथ्स का, कोई भी सीख सकता है। एक ही चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। केवल और केवल आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और केवल प्रैक्टिस करें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मैथ सीखने का। यदि कोई हार्ड वर्किंग है तो वो मैथ इजीली सीख सकता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो आपको हार्डवर्क की जरूरत है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है जी, पेन और ब्रेन दोनों चलाएं और जब भी पढ़े मैथ हमेशा लिखें। ऐसा नहीं हो कि आप मैथ बैठ के रीड कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता मैथ पढ़ने का। ठीक है, तो अपन ये कुछ एक की पॉइंट है जो आपको मैंने शुरू में बता दिए, इसी चीजों को आपको फॉलो करना है। और देखिए, शुरू करते हैं अपन कुछ एक बेसिक बातें। अपन जैसे मैंने पहला पॉइंट बोला था, सेट थियरी। सेट थियरी क्या होता है इसको देख लेते हैं।
ठीक है, सेट थियरी को समझते हैं। सेट थियरी होता क्या है, डेफिनेशन जो होती है सेट की वो होती है ऑर्डर्ड कलेक्शन। क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन होने का सेंस है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होने का क्या मीनिंग है कि किसी भी समानांतर चीजें या एक जैसी एक टाइप की चीजों का क्या हो, कलेक्शन हो। एक टाइप की, एक तरह की चीजों का क्या हो, कलेक्शन हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जैसे आप बोलें कि सर ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4, ये नंबर का हमने सेट बना दिया, तो क्या इसको सेट बोलेंगे? तो हाँ जी, इसी को अपन सेट बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 ये चारों जो एलिमेंट हैं वो क्या है, नंबर है, और चारों नंबर हैं तो चारों एक ही टाइप के हैं, सेम चीजें हैं, पैरेलल चीजें हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कि दिस इज द ऑर्डर्ड कलेक्शन, दिस इज द सेट। आप इसके बारे में एक और चीज जान सकते हैं कि इसको किसी भी नंबर नेमिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इक्वल साइन लगा करके हम लोग मिडिल ब्रैकेट में कॉमा से एलिमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये जो चारों चीजें हैं ये क्या बोली जाएंगी, ये चारों चीजें एलिमेंट बोली जाएंगी, एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ये सेट के बारे में बेसिक बातें हो गई। उसके बाद सेट में आपको टाइप ऑफ सेट देखना होगा। टाइप ऑफ सेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट जो होता है वो क्या होता है वो देख लें। सेकेंड पॉइंट आप टाइप, तो इसका बेसिकली टाइप दो तरह का टाइप होता है, और वो टाइप अपन बोलते हैं किस बेस पर, रिप्रेजेंटेशन के बेस पर। ठीक है, यानी कि इसको लिखने का जो तरीका होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा होता है टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, या इसको पहला बोल दें रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म क्या है इसको समझते हैं। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं किसी भी सेट को एज इट इज, जैसा दे रखा है, जैसा भी दे रखा है उसको अपन सेम एज इट इज लिख लें। जैसे आपको मैं बोलूं कि V इज इक्वल टू AEIOU, क्या है ये, वॉवेल का सेट है। V क्या होता है, वॉवेल। AEIOU, ये भी पांचों क्या बोले जाते हैं, वॉवेल बोले जाते हैं। तो वॉवेल का सेट हमने ले लिया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पांचों वॉवेल क्या लिखे हैं, फिजिकली इनको हमने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि चीजों का क्या बना दिया जाए, टेबल बना दिया जाए, तो उसे अपन टैबुलर फॉर्म बोलेंगे। और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन का टाइप है उसे अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं किसी भी सेट को, किसी भी कलेक्शन को, ऑर्डर्ड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका जो कि डेफिनेशन के थ्रू हो, यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, अपन उसे बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग सेट यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के हम लोग कैरेक्टर को वहां पे क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म का आप एग्जांपल, इस V को ही लिखने का क्या तरीका हो सकता है, V इज इक्वल टू AEIOU नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका होता है, इसको अपन नाम दे देंगे एक वेरिएबल का, और वेरिएबल हमने ले लिया x, और लिखेंगे कि x such that x V is a vowel। ठीक है, क्या लिख दिया, V is a vowel, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां आप देखेंगे तो हमने क्या किया, इसके डेफिनेशन का यूज किया। डेफिनेशन इसका क्या है कि AEIOU क्या होता है, वॉवेल होता है, तो अपन बोलेंगे कि V is vowel एंड x such that x होने का सेंस है कि x कोई एलिमेंट है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, x such that x, V is vowel, या फिर x such that x is a vowel आप बोल सकते हैं, V को आप
नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है। ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एक बातें और बेसिक बातें अपन करते हैं। जैसे दूसरी चीज आपको कुछ और भी छोटी छोटी चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे टेबल। आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 to 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलेशन में यूज आएगा। आप बोलेंगे कि सर टेबल का क्या वो है, तो टेबल हम तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई जब तक करेंगे आपको टाइम भी बचाना है ना। टाइम बचाने के लिए आप बोलोगे कि आपको कहीं 19 आ गया, तो ऐसा नहीं करना है कि आप मल्टीप्लाई, हमें पता है कि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन याद रहेगा तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा, टाइम आपका कील नहीं होगा, टाइम बचेगा। टेबल 1 to 20 तक याद होने चाहिए। और साथ ही साथ स्क्वायर आपको एटलीस्ट 1 to 30, ठीक है। 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। साथ ही साथ क्यूब आपको 1 to 12 आपको क्यूब याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपका काम आसान कर देगा, देखिएगा। फिर सेट अपन जान गए। सेट के बाद एक टर्म आता है CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है कि कोई नंबर है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, यानी कि कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो उस पे यदि आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। या फ्रैक्शन जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यदि किसी भी फ्रैक्शन पे आप CND अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतरा अनुपात, यानी कि डिफरेंस और सम का क्या है, ये रेशियो है। इसी को ही अपन CND बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट पॉइंट आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बाद देख सकते हैं क्या, एक्सपोनेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट जाकर के क्लास 6-7 की चीजें हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। एक्सपोनेंट आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे एक दो कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे कोई नंबर है a और उसका पावर 0 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दूसरा एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, कोई नंबर a है और उसका पावर क्या है x, और उसका पावर क्या दे रखा है y, और इसका पावर क्या दे रखा है ऐसे z, और ये ऐसे करके पावर चलता जा रहा है। तो आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होता है, a to the power x y z मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितने भी पावर होंगे सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि यदि पावर टू द पावर ऐसे करके यदि कोई सीक्वेंस दे रखा है, तो पावर का अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बेस अपना जो रहता है वो एज इट इज बेस रहता है। तीसरा पॉइंट आप और इसमें वो कर सकते हैं कि x to the power a into y to the power b। अब यहाँ पे सॉरी y to the power a, दोनों पे पावर क्या है, सेम है, दोनों पे पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे कि बेस को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर क्या लगा लीजिए, सेम वही पावर लगा लीजिए, तब भी वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर आएगी। ये कुछ एक एक्सपोनेंट की बातें हो गई। और भी आप बोल सकते हैं a to the power x अपॉन a to the power y, बोले तो दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, पावर डिफरेंट है तो इसमें हम लोग पावर का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो a to the power x माइनस वाई हो जाएगा जब डिवीजन में होंगे। और यही चीज जब मल्टीप्लाई में होता है a to the power x इंटू a to the power y, तो ये a to the power क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि पावर सम हो जाएगा और बेस वही एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एक्सपोनेंट में। और भी कुछ एक चीजें हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट
additive inverse. So next point is additive inverse. ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं। कोई भी क्वांटिटी है जो कि किसी गिवन नंबर में ऐड करने पर जीरो हो जाए, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। जैसे इधर अपने पास ए लिखा है और इसमें क्या ऐड करें कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर माइनस ए ऐड कर दीजिए, तो इन दोनों का सम जब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। -5 लिखा है, इसमें क्या ऐड करें कि वैल्यू जीरो हो जाए, तो 5 लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जो नंबर है -a 5, जो भी नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है वो नंबर क्या बोला जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन नंबर। इन दिए गए नंबर का ये क्या बोला जाएगा, ये दोनों एडिटिव इनवर्स बोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या करता है, ये आपको वैल्यू 1 देता है। क्या देता है, 1। जैसे कोई नंबर है x और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर 1/x से कर लीजिए, x कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई नंबर दे रखा है 2 और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए, तो बोलेंगे कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वर्क करता है कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई एंटिटी है, तो उसमें अपन किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसे ही अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा जीरो एक एक्सेप्शनल केस है। जीरो, आपके मन में चल रहा होगा कि सर जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0? नहीं, 1/0 नहीं होता है, ये डिफाइन ही नहीं होता है। इसलिए बोलेंगे कि जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर ऐसा है जीरो जिसका कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज जितने भी नंबर हैं सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है पता ही होगा। क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन होगा पावर 2 का, तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक में रूट जो होते हैं वो 2 रूट आते हैं और उनका नाम होता है अल्फा और बीटा। ये आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा क्या होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट होती है, एक फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अपॉन 2a, इसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य रूल। इसी से अपन अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार प्लस वाला अल्फा देगा, माइनस वाला बीटा देगा, या माइनस वाला अल्फा देगा, प्लस वाला बीटा देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद इसमें एक रूल होता है स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको दे दिया x² - 3x + 2 और बोला कि इसको सॉल्व करिए x के लिए, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर इसको अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे, इस लास्ट वाले टर्म का और इसके कोफिशिएंट का क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 बोले तो 2, और 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि 2 × 1 और 2 और 1 का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, x² - 2x - x + 2 = 0 के। अब यहाँ पे x कॉमन हो गया, x - 2 बना, -1 कॉमन हो गया, क्या बन गया, x - 2 बना। तो यहाँ से 2 फैक्टर आ जाएंगे, x - 2 and x - 1 = 0। इट मीन्स x = 2 and x = 1। ठीक है, ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें
अल्फा और बीटा की वैल्यू है, ठीक है। एक क्या बोला जाएगा, अल्फा, और एक को बोल देंगे अपन बीटा, ठीक। ऐसे ही करके आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्लास 10 आप अपना रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वाड्रेटिक के बाद। और क्या टॉपिक है, क्वाड्रेटिक के बाद आपको जैसे कुछ एक अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आपको वो पता होनी चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे होती क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। a माइनस बी, ये पता होना चाहिए। फिर एक क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये सब कुछ आप नोट्स में मेंशन कर लें और इन सब की वैल्यूज आप एक बार लिख लें एक सिरे से। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए क्यूब वाले हो गए। क्यूब के बाद आपको a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म वाले, होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए होल स्क्वायर क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू वॉट, ये मैं बता दे रहा हूं। ये होता है a प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए बी माइनस bc माइनस सी ए, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज खास बात क्या है कि इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं क्या लिख दूं, इसको लिख सकता हूं सिग्मा ए। सिग्मा ए लिखने का मतलब है कि यहाँ पे किसका जिक्र है, ए बी सी का। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ए बी सी तीनों का क्या लिखा है, सम लिखा है। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ये लिखा है सिग्मा ए स्क्वायर। सिग्मा ए स्क्वायर लिखने का सेंस हो गया कि ये क्या लिखा है, सारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का तीनों का सम लिखा है। और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको लिखने का तरीका हो सकता है माइनस सिग्मा ए बी। ए बी लिखा है, इसका मतलब है कि दो दो का पेयर बनाया है। और यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड है, ए बी सी। तो ए बी सी का दो दो का पेयर का क्या कर लेना है, मुझे सम कर लेना है। तो ये तीनों का सम करोगे, बाहर माइनस साइन है तो तीनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन नंबर थ्योरी देख लेते हैं, नंबर थ्योरी और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यही आपको बता दे रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या होता है, जब दो क्वांटिटी, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 जब इक्वल साइन के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो इक्वेशन बनाते हैं। और जब कोई नंबर a ग्रेटर देन b, या फिर a लेस देन b, या फिर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, या फिर a लेस देन आर इक्वल टू b, इस तरीके के साइन के साथ जब कंपेयर किया जाता है, बड़ा छोटा, ठीक है, ग्रेटर और स्मॉलर, तो इस तरह के साइन का यूज करते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना बेसिक चीज है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ये क्लास 10 का पार्ट नहीं है, ये मैं पढ़ाऊंगा, ओके। नेक्स्ट नंबर थ्योरी देख लेते हैं। नंबर थ्योरी क्या होता है, नंबर थ्योरी देखिए, नंबर थ्योरी नंबर थ्योरी नंबर थ्योरी आपको पता होना चाहिए। नंबर थ्योरी क्लास 10 का पार्ट है, 9th का पार्ट है। 9th में नंबर सिस्टम करके चैप्टर था और 10th में रियल नंबर करके चैप्टर है। उसमें कंप्लीट नंबर का क्या दे रखा है, एनालिसिस दे रखा है। जैसे सबसे पहले नंबर थ्योरी में अपन क्या देखेंगे, नंबर का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द नंबर, ओरिजिन कहां से है, तो नंबर का
ओरिजिन हमने बोलेंगे नंबर का, कि नंबर का ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है। नंबर का ओरिजिन आपको मिलेगा, जैसे पहले पहले हमें क्या बताया गया था, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, मैथमेटिक्स को हमने जाना, तो मुझे सबसे पहले बताया गया था कि काउंटिंग, क्या बताया गया था, काउंटिंग। और काउंटिंग में मुझे क्या बताया गया, 1 2 3 4 ऐसे करके बताया गया कि ये चीजों को हम लोग ऐसे ही करके काउंट करते हैं। तो इसी को हमने, थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ तो हमने जाना कि इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद फिर हम थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर हमें जिक्र हुआ जीरो का, जीरो इसी में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो सेट बना, इसको अपन बोले, हमने बोला होल नंबर। क्या बोला, होल नंबर। होल नंबर यानी कि इसमें सारे के सारे कंप्लीट नंबर है, इसको अपन पूर्ण नंबर बोल सकते हैं, कि यहाँ पे कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है। थोड़ा सा और एवोल्यूशन हुआ तो हमने देखा कि साइन वगैरह भी चलता है। ये साइन का फंडा क्या है भाई, तो जब नेगेटिव नंबर इन्हीं सबके सामने क्या लगा दिया जाए, नेगेटिव साइन लगा दिया जाए, तो ये नंबर हो जाता है। फिर जीरो रहता है, और विदाउट साइन होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो तीन तरह के नंबर आ गए, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव बोलते हैं जिसका माइनस साइन हो, जीरो जिसपे कोई साइन नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव यानी कि प्लस होता है, हमेशा वो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव साइन है। और इस तरह के नंबर को हमने क्या जाना, इसको अपन बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ तो हमने देखा कि फ्रैक्शन भी कोई चीज है, तो हमने इंटीजर में क्या कर दिया, इंटीजर में फ्रैक्शन को ऐड कर दिया। फ्रैक्शन क्या होता है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के नंबर को हमने इंक्लूड कर लिया, और क्या बोला कि फ्रैक्शन को जैसे ही हमने ऐड किया, हमें पता चला कि ये क्या बन गए, ये बन गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में हमें थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी तो हमने इवोल्यूशन किया। क्या किया, इस रेशनल नंबर में हमने ऐड कर लिया क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे ही ऐड हुआ, ये क्या बन गया, रियल नंबर बन गया। और रियल नंबर ही क्या बोला जाता है, पूरे नंबर का सेट बोला जाता है। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर को I से या फिर Z से। ठीक है, इंटीजर को I से या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रेशनल नंबर को Q से, और रियल नंबर को R से, कैपिटल R से। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और सेट फॉर्म में यदि हम बात करें, तो सेट फॉर्म में इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, देखिए नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ whole number, whole number is combination subset of integer, integer is subset of rational and rational is subset of real number। ये समझिए गीता सार है। क्या है ये, गीता सार है नंबर का। इसको बाइबल समझिए, गीता सार समझिए, कुरान समझिए, जो समझना है समझिए। यही नंबर का ओरिजिन है, यहीं से सारे नंबर का क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, सारे नंबर यहीं से डिफाइन हुए हैं। ये यदि आपको पता है तो आपको नंबर थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है कि कहीं कहीं आपको साइन दे देता है, तब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम करेगा। इस वजह से ये सब आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम में किसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन नंबर को कुछ एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने डिवाइड किया। किस बेस पर, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। हमने पहले देखा कि कुछ एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको मैंने बोल दिया क्या, इवन नंबर बोल दिया। दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 2 से यदि वो डिविजिबल है तो अपन उसे इवन नंबर बोल दिए। दूसरा हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि ऐसे नंबर भी हैं जो 2 से डिवाइड नहीं है, तो उनको हमने क्या बोल दिया, ऑड नंबर बोल दिया। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं है उसको हमने ऑड बोल दिया, जो 2 से डिवाइड है उसको इवन बोल दिया। फिर कुछ एक चीजें हमने देखा, फैक्टर के बेस पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया, तो हमें मिला कि एक ऐसा भी नंबर है जिसमें कि केवल और केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, एक तो वो 1 और दूसरा क्या,
प्राइम नंबर देखेंगे कि 1 इंटू इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि और भी नंबर हैं जिनके क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके, उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन नाम दे देंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का क्या मीनिंग है, दोज नंबर विच इज नॉट प्राइम, जो प्राइम ना हो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जो प्राइम ना हो उसे अपन कंपोजिट बोलेंगे। यानी कि मोर देन टू फैक्टर, यदि दो से ज्यादा फैक्टर हैं उसके, वन इन इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर है तो उसे अपन कंपोजिट बोलेंगे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपना क्या बोलता है कि कुछ एक नंबर हैं जो कि ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम होने का क्या सेंस है भाई, ट्विन प्राइम होने का सेंस है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू नंबर विच इज रिलेटिवली प्राइम, जो दोनों आपस में क्या हो, प्राइम हो। तो अपन बोलेंगे कि जैसे 3 हो गया 7 हो गया, 3 और 7 दोनों क्या है, प्राइम है। या फिर 11 हो गया 13 हो गया, ये दोनों क्या है, आपस में प्राइम है। तो इन दोनों को अपन ट्विन प्राइम बोलेंगे। ए एंड बी दोज नंबर विच हैव नो फैक्टर, दोनों के पास क्या हो, कोई भी फैक्टर ना हो, एंड दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट ना करे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम बोलेंगे। और ट्विन प्राइम के साथ साथ एक और वर्ड है को प्राइम। छठा जो ऑब्जर्वेशन है वो अपना है को प्राइम का। किसका, को प्राइम। तो वो हो जाएगा को प्राइम का मीनिंग। को प्राइम का मीनिंग क्या है कि ए और बी का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके बीच में HCF क्या हो जाए, HCF इनका 1 हो जाए। HCF ऑफ A, B विल बी 1। अपन बोलेंगे कि HCF क्या हो जाए, 1 हो जाए। HCF यदि 1 हो जाता है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो नंबर को प्राइम बोले जाएंगे, ठीक है। तो को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम के बाद और तो कोई नंबर है नहीं। आपके दिमाग में एक ख्याल चल रहा होगा कि सर इन दोनों के बीच में भी तो क्या है, HCF 1 है, बट को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 8,7 आ सकता है। इन दोनों के बीच में HCF क्या है, 1 है, और 8 कैसा नंबर है, कंपोजिट है, और 7 कैसा नंबर है, प्राइम है। तो प्राइम और कंपोजिट का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है जहां पे पेयर क्या हो, वैल्यू इसकी 1 हो, HCF इसका 1 हो। बट ट्विन प्राइम में HCF की वैल्यू क्या होती है, HCF की वैल्यू 1 तो होती है, लेकिन दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, दोनों नंबर आपके प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो को प्राइम हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा आपका। नंबर सिस्टम के बाद आपको इरेशनल नंबर आपको पता ही है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद अपन एक्सपोनेंट और लॉग शुरू कर लेते हैं। क्या, एक्सपोनेंट एंड लॉग। देखिए एक्सपोनेंट और लॉग शुरू करते हैं। यहां से अपन लॉगरिदम शुरू करेंगे।